तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आज फिर हम एक बार मिल रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक में, और मैं हूं किरण जुनेजा। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक पर्दे के सामने और एक पर्दे के पीछे। उनके पर्दे के सामने की जिंदगी के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे उनकी क्या जिंदगी है, कभी कभी हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। तो आज हम फिर एक एक्टर से मिलने जा रहे हैं जिनके पर्दे के पीछे की जिंदगी के बारे में हम कुछ जानेंगे आज। कोशिश से कामयाबी तक। लुधियाना जैसे छोटे शहर में बड़े बड़े सपने देखने वाली छोटी सी लड़की दिव्या दत्ता बचपन से ही बेहतरीन अदाकारा बनने का सपना देखा करती थी। सारे से बड़ी हूँ, रात ने नाड़ा खिंचाना है तो घना मत बने, जलेबी घनी बड़ी लागे थारने, इब थारने में नीच लागे हूँ। बोल। दिव्या के सपने उन्हें मुंबई लेकर आए और उन्हें जो पहला ब्रेक मिला वो थी फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना। दिव्या ने अपने आज तक के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कि शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, वीर ज़ारा, वेलकम टू सज्जनपुर, हीरोइन, स्पेशल 26, भाग मिल्खा भाग वगैरह वगैरह। 60 से भी ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाली दिव्या दत्ता का ये सफर कितनी मुश्किलों से भरा रहा, आइए जानते हैं खुद उनकी जुबानी। कोशिश से कामयाबी तक। तो ये थी दिव्या दत्ता, हर फिल्म में अपनी मस्ती का एक तड़का लगाने वाली। आइए उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। दिव्या जी, हाय। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो गुड टू सी। आइए, आपकी हॉट सीट। थैंक यू। हाँ जी दिव्या, आप बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल टैंट्रम्स ना थ्रो करने वाली एक एक्ट्रेस है। इसके लिए आप फेमस हैं। तो ऐसा क्या है, आप इतनी डाउन टू अर्थ आप कैसे हैं? किरण जी, मुझे लगता है हर प्रोफेशन के कुछ बैगेजेस साथ में आते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि ग्लैमरस फील्ड है तो एक फसाड हमेशा हो जाता है, क्योंकि लोगों के सामने आप वो नहीं हो सकते जो आप एक्चुअली हैं। कई बार आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है या लोग बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो हमारी आदत बन जाती है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है जहाँ ज़रूरी है वहाँ ठीक, लेकिन अपने लोगों में जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ मैं अपना आप नहीं खोना चाहती। तो चाहती हूँ कि जैसी हूँ मस्त वैसी रहना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में आप इतने आगे निकल जाओ, पीछे मुड़कर देखो तो कहो दिव्या कहाँ थी। so, वो गुम गई। वैसे आप पंजाब दी कुड़ी, हाँ जी, लुधियाना से, हाँ? एक छोटा शहर। अच्छा ये बताइए, पंजाब उस समय जब आप वहाँ ग्रो हो रही थी कैसा था? लड़कियों के लिए कैसा था? सेफ था? आप पंजाब की बात करें या नॉर्थ की बात करें, कुछ मेंटालिटी अभी भी वैसा होता है कि ईव टीजिंग बहुत होती है, और अभी भी है और रहती है। शायद वहाँ लड़कों को लगता है कि ये एक बड़ा मर्दाना हरकत है कि हम लड़की छेड़ते हैं, जवान होने का कैसे साइन दिखेगा जब तक लड़की नहीं छेड़ी। आई थिंक बॉम्बे में वैसा नहीं है। ये बहुत अलग एक मैंने नहीं, लेकिन ऑल्सो पंजाब में एक गर्ल चाइल्ड की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सुना जाता है फीटिसाइड के बारे में। आपने कभी बड़े होते हुए उस समय जब आप पंजाब में रहती थी, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको मालूम है जहाँ की ऐसा कुछ किस्सा हुआ हो? किरण जी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं अपने भाइयों के साथ। मतलब मुझे कभी ये नहीं लगा, आई लॉस्ट माई डैडी वेरी अर्ली, 7 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई,
और लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी माँ ने कहीं पर भी कुछ किसी भी तरह का अलगाव किया या कहा कि ये बेटा है और तुम बेटी हो। उल्टा मुझे ज़्यादा फ्रीडम मिला। मम्मी मेरे भाई को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव रही हैं कि ये तो अपना ख्याल रख लेगी उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मम्मी की गवर्नमेंट जॉब थी, मम्मी डॉक्टर हैं, तो मैंने कई बार देखा कि जब मैं हॉस्पिटल में जब बच्ची थी तो मम्मी के साथ हो लेती थी कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। कई बार आपकी मेमोरीज बचपन की वो रह जाती हैं। तो मुझे याद है कि एक बार एक लड़की अपने बच्चे को छोड़ गई थी क्योंकि वो बेटी थी और भाग गई थी, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। हाँ। तो चली गई थी। तो मुझे याद है कि कुछ दिन के लिए मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती थी कि उसका बच्ची का ध्यान रखूं, एंड फिर कहीं उसको अडॉप्ट किया गया और वो चली गई। तो वो जो लगाव उस बच्ची से हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि इस बच्ची को कैसे कोई छोड़कर जा सकता है। आपको कई बार मालूम नहीं पड़ता कि सिचुएशन जिसमें आपको कंडीशन किया गया है, तो आपको गलत सही का कई बार मायने मालूम ही नहीं पड़ता चलता है। सो दैट्स हाउ इट इज़। आई नो। अच्छा, आपने कहा कि आप टॉम बॉयज थी, हाँ? तो मतलब बहुत मस्ती करती होंगी, मजाक करती होंगी, लेकिन साथ साथ बहुत एक सीरियस स्टूडेंट भी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो कैसे ये सब, मतलब आप डांस का बहुत शौक रखती हैं, तो आप बचपन में डांस भी सीखती होंगी? जी, अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन थी, मुझे लगता है सब लोग होते हैं। हाँ। तो पहली बार स्कूल में स्टेज पर मुझे एक फूल बनाया गया था पीछे बैक स्टेज पे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे फोर फ्रंट पे क्यों नहीं रखा गया है। मुझे तो अमिताभ बच्चन के स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं, मुझे सिर्फ इतना करने को दिया गया। सो आई वाज फीलिंग वेरी बैड। सो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा था वो बीमार पड़ गया, एनुअल डे के फंक्शन था, और पूछा गया कि अमिताभ बच्चन जैसा डांस किसको करना आता है। तो सारे स्कूल के बच्चे मुझे देख रहे थे कि इसको आता है। तो एक दिन में मैंने सारे डायलॉग सीखे और वो सब किया, एंड बच्चों का इतना सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो वो जो तालियों की गड़गड़ाहट एक बार स्कूल में बैठ गई। मेरी माँ और मेरी क्लास टीचर दोनों एक साथ बैठे थे। तो मेरी क्लास टीचर को नहीं मालूम था ये मेरी मम्मी है। तो शी सेड अभी एक बच्ची आएगी, वो बहुत अच्छा उम्दा डांस करती है अमिताभ बच्चन जैसा। सो मॉम्स लुकिंग एट हर एंड सेइंग दैट्स माय डॉटर। तो वो एक जो स्कूल में बन गया, शरारतें भी करना और इतनी ही हौसला अफजाई मिलना, वो दैट बिकेम अ ग्रेट कॉम्बो। एंड सो दैट्स हाउ आई वहाँ डांस करना। सो वो एक शौक मिल गया मुझे कि करना है, डांस करना है। मॉम ने इनकरेज किया? मम्मी बहुत इनकरेज करती थी, पोइटस थी, लिखती थी, लेकिन डॉक्टर थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं जब छोटी थी तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं ये सब लिखूं और ये सब करूं, पर मुझे मेरी फैमिली ने कहा कि तुम पढ़ो और डॉक्टर बनो। तो मम्मी ने कहा बेसिक्स अपने पढ़ लो भाई, वो बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लिटरेचर का शौक़ था, फ़िलासफ़ी का शौक़ था, साइकोलॉजी का। तो मैंने उसमें स्कॉलरशिप लिया। एंड देन शी सेड अब तुमने जो कर लिया करना, अभी जो करना चाहती हो करो, कल को ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वो नहीं करने दिया जो तुम करना चाहती थी। आई एम सो हैप्पी कि शी लेट मी फॉलो माई ड्रीम्स। तो आप फोकस थी, क्लियर थी शुरू से कि मुझे एक एक्टर बनना है, या ऐसा हो गया लाइफ में? आई थिंक मुझे बचपन से था कि मुझे एक्टर बनना है। और एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था स्कूल में। मैं हेड गर्ल थी और सबसे पूछा जा रहा था क्लास में कि तुम्हें क्या बनना है। और आज से 15-20 साल पहले आप इतने वेरिड सारे प्रोफेशंस नहीं बोलते थे। अब तो इतनी वैरायटी है, ना सिर्फ एक्टिंग में, आप किसी भी चीज़ में देखें, हर जगह उनके डिपार्टमेंट्स भी अलग हैं। सो दैट वाज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, क्या बनना चाहेंगे आप? और मैंने खड़े होकर बोला मुझे एक्टर बनना है। तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी, जैसे सांप सूंघ गया होता है सबको कि इसने क्या बोल दिया, ये हेड गर्ल है और कॉन्वेंट स्कूल। एंड मेरी टीचर ने कहा प्रिंसिपल के पास चलो। सो प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल ने कहा यू सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल। तो मुर्गा बनाया गया मुझे कि मैंने बोला कि मुझे एक्टर बनना है, बट कहीं ना कहीं बड़ी क्लियर थी कि मुझे करना, और मैं हंस रही थी। तो शी वाज लाइक ये क्या है, मतलब हंसती जा रही है, इसको मैं पनिश कर रही हूँ। बहुत साल बाद जब मैं एक्टर बन गई तो पूरे स्कूल का जो ट्रिप होता है, जो आते हैं टूर्स करने आते हैं, तो 400-500 बच्चे मेरे ही स्कूल के उसी प्रिंसिपल के साथ मेरे घर पर मुझसे मिलने आए। सो इट वाज ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड देन टू गो बैक टू स्कूल वेयर आई वाज द चीफ गेस्ट फॉर द गोल्डन जुबली ऑफ माय स्कूल। तो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मैं चीफ गेस्ट थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं मुर्गा बनी थी फॉर सेइंग व्हाट आई वांटेड टू बी, और यहाँ आज मैं चीफ गेस्ट आई। बहुत खूबसूरत फीलिंग थी। जब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इंडस्ट्री में आई थी, तो जब यहाँ से जाना था मुझे, तो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को मालूम था कि हम जा रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार अगेंस्ट थे,
फैमिली फ्रेंड्स अगेंस्ट थे, उनको लगता था ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है और इसको पढ़ना चाहिए, और डॉक्टर की बच्ची है तो डॉक्टर नहीं बनेगी तो कम से कम IAS तो बन। सो उसमें मैंने छुप छुप के कहा कि मुझे तो एक्टर बनना है, और मैं चुन ली गई हूँ। तो एक कंपटीशन था टैलेंट हंट, उसमें चुन ली गई थी। सो देन माय मदर सेड कि अब तुम किसी को मत बोलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो धीरे धीरे सबको मालूम पड़ा रिश्तेदारों में, और तो आप कुछ वहाँ क्या against कह में। के आए कि आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं छुट्टी पे जा रही हूँ बॉम्बे, और मेरे मामा यहाँ रहते हैं, वो भी फिल्म डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो उनको भी नहीं बताया क्योंकि वो बड़े स्ट्रिक्ट पंजाबी मामा थे। मामा थे, मतलब खुद फिल्म लाइन में थे, लेकिन घर की फैमिली की लड़कियों को नहीं आना चाहिए फिल्म लाइन में। तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे भी छुपा लिया। तो फिर जब धीरे धीरे सबको मालूम पड़ा तो कुछ लोग मेरी मम्मी से नाराज़ हो गए, कुछ ने डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन है, अपनी बेटी को वहाँ भेज रही हो। बट मम्मी बहुत श्योर थी, एंड शी सेड कि उसका मन है, उसको करने दो, और उसको आना होगा। अब तो मैं हूँ यहाँ पर, लौट सकती है वो। तो वो जो एक पेरेंट्स आपको फीलिंग दे देते हैं ना कि आपको ट्रस्ट करते हैं और आप वो हैं आपके लिए, वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है। तो आज भगवान का शुक्र है कि सब मेरे जो रिश्तेदार हैं और सब फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी प्राउड, दे आर वेरी हैप्पी। तो ऑब्वियसली इट कम्स अ फुल सर्कल। सुनने में यह आया है कि आपकी पढ़ाई ही आपको फिल्म लाइन में ले आई। वो इंसिडेंट बताइए, ये कैसे हुआ? वो थोड़ा सा बहुत मज़ेदार इंसिडेंट है। वो ये कि मुझे लेट कर पढ़ने की आदत थी, और पढ़ते पढ़ते क्योंकि पढ़ाई बहुत बोरिंग हो जाती है कई बार, तो मैं सो जाती थी। तो मम्मी पूछते थे जागी हुई है, तो मैं कहती थी हाँ जागी हुई है, अनस्लेप्ट। हाँ। तो फिर एक दिन मुझे पकड़ लिया गया और कहा कि तुम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। तो लाइब्रेरी मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि किताबों से घिरी हुई हूँ और पढ़ भी वो रही हूँ जो मेरे शौक का नहीं है। तो स्कूल की पढ़ाई और व्हाटएवर। तो फिर मैंने उसका एक नुस्खा निकाला। मैंने कहा कि एक हमारे मतलब पंजाब में बड़े बड़े घर होते थे, तो बाथरूम भी इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो वहाँ मैंने एक छोटा सा टेबल लगाया, और मैंने कहा बाथरूम में तो ऑब्वियसली सो नहीं सकती हूँ, लेट ही नहीं सकती हूँ, तो यहाँ टिक के बैठूंगी। वो पता नहीं मुझे उसकी क्या लत लगी, कोई घुसता नहीं था उस बाथरूम में। दैट वाज DND, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया था एग्जाम्स के टाइम। तो मैं सुबह जाती थी किरण जी, सिर्फ मेरा दोपहर का एक ब्रेक होता था जिसमें मैं फिल्म मैगजीन्स पढ़ती थी, और उसके बाद फिर पढ़ती थी और रात को निकलती थी वहाँ से। तो स्कॉलरशिप तो आती थी, लेकिन वो बीच का जो टाइम था ब्रेक का, जिसमें फिल्म मैगजीन पढ़ती थी, उसमें एक टैलेंट हंट का कंपटीशन का फॉर्म था। तो मैंने ऐसे ही भर दिया कि चलो भर देते हैं। और मेरे भाई ने कुछ यूं ही तस्वीरें खींची थी मेरी, जहाँ मैंने बड़े पोज बनाए थे। आई थिंक हम बचपन में सबको लगता है कि हम बड़े हीरो हीरोइन हैं, मतलब हर एक को लगता है कि मॉडलिंग तो कर ही लेंगे, वो तो चलो कोई बात नहीं। पूरे स्टाइल से पूरे पोजेस बनाकर मैंने वो खिंचवाई थी अपने भाई से। तो आप सोच लीजिए कितनी प्रोफेशनल होंगी। तो वो बाय चांस सिलेक्ट हो गई, एंड फिर मुझे इंटरव्यू राउंड के लिए दिल्ली बुलाया गया। तो फिर मैं चली गई कि हाँ चलते हैं, कौन सा कुछ होने वाला है। अब इंटरव्यू राउंड में निशी प्रेम होती थी हमारी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट। उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुंबई आना है। तो मुंबई जब मैं आई तो मैंने लड़कियां देखी किरण जी अपने आसपास, इतनी खूबसूरत, लंबी पतली मॉडल्स। मुझे लगा परियों की जगह में आ गई हूँ। मामा को बताया नहीं था कि मैं आई हूँ, और अपनी सिर्फ मैं तैयारी करके आ गई थी। और आपको मतलब द हुज हू ऑफ द इंडस्ट्री वाज देयर, चाहे वो सूरज बरजात्या हों, आपके हस्बैंड रमेश सिप्पी थे वहाँ पर, सुभाष घाई थे, शेखर कपूर थे, तो यश चोपड़ा थे। तो इन सबको, महारथियों को अपने सामने देखकर तो मेरी टांगें मतलब एकदम जम गई थी। तो लेकिन मैं स्माइल कहीं नहीं गई थी। एंड देन दे सेड कि जो तुमने प्रिपेयर किया वो करके दिखाओ। तो मैंने कर दिया, और उन्होंने कहा हम आपको 15 दिन में बताएंगे। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतनी खूबसूरत लड़कियों में कहीं भी मेरा कोई चांस है। बट आई वॉज अमंग्स द टॉप 2, एंड आई वॉज देयर, एंड ज़िंदगी बदल गई एकदम मुंबई के बाद। जी दिव्या, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बातें करके, लेकिन इस वक्त हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक, और मैं हूँ किरण जुनेजा। आज हम बात कर रहे हैं दिव्या दत्ता से। तो दिव्या, 1995 में आपने एक फिल्म साइन की थी, इश्क में जीना इश्क में मरना।
लेकिन आपकी वो पहली फिल्म नहीं थी जो रिलीज हुई थी, तो पहली कौन सी फिल्म थी जो रिलीज हुई थी? पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई थी किरण जी वो थी सुरक्षा, सुनील शेट्टी के साथ, और उसमें सैफ अली खान भी थे साथ में, एंड वो मेरी पहली रिलीज्ड फिल्म थी। तो मुझे याद है कि जब मैं शूट करी थी तो सुनील शेट्टी और सैफ ऑफ कोर्स वर बिग स्टार्स दैट टाइम, तो मैं खड़े ही रहती थी रात को पूरा टाइम। तो सुनील शेट्टी टोल्ड द डायरेक्टर कि आपकी हीरोइन है तो स्वीट बट बैठती क्यों नहीं? सो एक्साइटेड। इतनी एनर्जी थी, मतलब यू डिडंट गेट टायर्ड एट ऑल? नो, आई थिंक किरण जी एक्साइटमेंट आ जाती है, एनर्जी आ जाती है जब आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। और वो मेरी मतलब पहले स्टार के साथ फिल्म थी, आई वाज सो बिसॉटेड कि मैं उनको देखूं वो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं और कैसे शूट होता है। तो आई थिंक यू जस्ट उसको एब्जॉर्ब करना हर चीज़ को। तो मैं खड़े रह के सब चीज़ें देखती थी, एंड ही यूज्ड टू से कि रात को शूट करते थे तो रात को एक सेकंड भी नहीं बैठती थी। सो ही यूज्ड टू से कि तुम में बहुत एनर्जी है। सो दैट आई थिंक हैज़ ऑलवेज बीन, हैव बीन हमेशा खूब। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपने कुछ पंजाबी फिल्में भी की हैं, जैसे मोहब्बत, बूटा सिंह, शहीद मोहब्बत, बूटा सिंह, और भी 2-4 फिल्में की हैं, और हिंदी में भी करती हैं। तो जब आप हिंदी से पंजाबी, पंजाबी से हिंदी में जाती हैं तो कुछ फ़र्क फील होता है या यू आर एट होम विद बोथ? किरण जी मैंने बहुत सारी पंजाबी फिल्में नहीं की हैं, जो सिर्फ 4 की हैं, और हिंदी आई थिंक 80 के करीब कर ली हैं, और इंग्लिश फिल्म्स भी की हैं। बांग्ला फिल्म कर रही हूँ और एक तेलुगु फिल्म कर रही हूँ। तो मुझे लगता है फिल्में ऐसे आप सेपरेट नहीं करते हैं या डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। या एक फ़िल्म अच्छी होती है या बुरी होती है, या मेकर अच्छा होता है या बुरा होता है। उसको आप किसी लैंग्वेज में हम लोग लिमिट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि पंजाबी की मैंने बेस्ट फिल्म्स की, वो अपनी बहुत ग्रैंड फिल्में थी, बहुत खूबसूरत स्टोरीज़ थी, और मेरे रोल बहुत अच्छे थे और उन्हें बहुत पसंद किया गया उन फिल्मों को। हिंदी भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे दिल को छू जाए वही करूँ। सो इट्स ईदर गुड और बैड। अच्छा, ऐसी कौन सी फिल्म थी जो आपको एक्चुअली फोरफ्रंट में लेके आई? आई थिंक वो थी वीर ज़ारा। जी, क्योंकि उससे पहले जो भी मैं फिल्में कर रही थी वो मिक्स्ड बैग थी। या तो रोल्स या फिल्में बहुत बड़ी थी, या उनमें रोल्स छोटे थे, या रोल्स बहुत अच्छे थे तो फिल्में छोटी थी। सो वीर ज़ारा जब हुई तो मैं लंदन में थी और मुझे आदित्य चोपड़ा का फ़ोन आया था, और उन्होंने कहा कि तुम्हें यश जी मिलना चाहते हैं, सो कम ओवर। तो मुझे लगा मेरा मतलब बरसों का सपना जो है यश चोपड़ा हीरोइन बनने का पूरा हो रहा है। तो आई वाज जस्ट प्रेइंग प्लीज़ ऐसा रोल ना हो जो मैं ना करना चाहूँ। और मैं ऑफिस पहुँची और आदित्य मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि प्रीति जिंटा की फ्रेंड का रोल है, और मेरा मुंह बिल्कुल छोटा हो गया। सो ऐसा मैं नहीं करूँगी। सो ही सेड लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इस फिल्म के लिए तुम हमेशा याद रखी जाओगे। ऐसे फ्रेंड का रोल, ही सेज सुनो फिर बताना। तो मैंने पूरा ट्रस्ट उन पर डाला, उन पर, यश जी पर, एंड वो मैंने फिल्म की। और जिस दिन प्रीमियर की नाइट थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था व्हाट इज़ कमिंग माय वे। प्रीमियर जैसे ही ख़त्म हुआ सब लोग ढूंढ रहे थे वो लड़की कहाँ है, कि वो कहाँ है। तो कुछ लोगों को मालूम भी नहीं था, हालांकि मैं कुछ फिल्में कर चुकी थी। कुछ लोगों को लगा कि मुझे पाकिस्तान से बुलाया गया है या ये नई मतलब डिस्कवरी है। और एवरीवन केम टू मी एंड आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट स्टारडम फील्स लाइक। मतलब जब आप स्टार होते हो, जब आपको अटेंशन मिलती है तो ऐसा प्यार मिलता है। सो दैट वाज आई थिंक अ टर्निंग पॉइंट। पाकिस्तान की बात करें तो मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे पंजाबी हैं जो कि पाकिस्तान से दिल्ली में आए रेफ्यूजीज़ की तरह हैं। तो क्या आपकी फैमिली भी पाकिस्तान को बिलोंग करती है और इंडिया आए, या आप यहीं की थी पंजाब की? जी, हमने तो खैर नहीं देखा पार्टीशन, लेकिन हमारी फैमिलीज़ ने सबने देखा है। और मेरे डैडी डेरा इस्माइल खां से थे और मेरी मम्मी कराची से थी, और उनसे अब तो कहानियाँ सुनते हैं हम लोग। लेकिन मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है। इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगी, एक चेंज लेकर आया था मेरे अंदर, क्योंकि हमने खुद नहीं देखा है पार्टीशन, सिर्फ कहानियाँ सुनी है। तो एक कहानी की तरह ही लगता था पार्टीशन। तो मैं जब शहीद मोहब्बत की शूटिंग कर रही थी तो हम एक सीन कर रहे थे जहाँ पर मुझे खींचकर ट्रक में डाल दिया जाता है इंडिया से पाकिस्तान ले जाने के लिए ज़बरदस्ती। तो उस टाइम मैं बच्ची थी, मतलब 18 साल की थी, तो मस्ती कर रही थी। और तो डायरेक्टर ने कहा सीरियस हो जाओ, बहुत सीरियस शॉट है। तो मैंने कहा ग्लिसरीन दे दो, रोना है ना तो रो दूंगी। सो ही सेड नहीं सीरियस हो जाओ, और डांटा उन्होंने मुझे। तो
मैंने ग्लिसरीन लिया और शॉट शुरू कर दिया और उस वक्त मैं सीरियस नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो शॉट 1 शॉट था और वो फॉलो कर रहे थे, मुझे घसीट के ट्रक में डाला जा रहा था और पूरे रियल गांव में हम शूट कर रहे थे, तो गलियों से घसीटते हुए वो जो इंस्पेक्टर बना था मुझे लेकर जा रहा था। आई डोंट नो किरण जी मुझे क्या हुआ, आधे रास्ते से पहले ही मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, और वो बच्ची जो मेरी बच्ची बनी थी उस फिल्म में, उसको मैंने इतना टाइट पकड़ा था, मुझे लगा कि कुछ ऐसा हो गया जो मुझसे खो रहे हैं ये लोग। तो जब तक मैं ट्रक में बैठी और कट कर दिया गया, मैं रोती गई और पहली चीज़ मैंने घर आकर मम्मा से कहा कि मुझे अपनी पार्टीशन की कहानी सुनाओ आप, क्योंकि जो तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं, मेरी मम्मी बताती थी कि खाना कभी वेस्ट मत करो, तो मुझे कई बार होता है मम्मा इतना सा आप क्यों वेस्ट नहीं करना है। शी सेइंग बच्चे जब हम ट्रेन में आ रहे थे, किसी की दूर मट्ठी गिरी हुई थी और मैं इतनी भूखी थी कि मैं वो मट्ठी चुरा के लाई थी, हालांकि हम इतने बड़े घर से थे, तो हमने वो टाइम देखा और तुम्हें हर चीज़ थाली में मिली है तो चीज़ों की कदर करो। सो दीज थिंग्स ऑफ कोर्स यू हियर फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ऑल दैट, लेकिन मैंने फिल्में बहुत ऐसी की हैं पार्टीशन की जिनमें मैंने पार्टीशन बहुत करीब से देखा। फैमिली की बात कर रहे हैं तो कुछ अपने फादर और ब्रदर के बारे में भी बताइए। आपका एक भाई है सिर्फ? मेरा एक छोटा भाई है, वो डॉक्टर है, जो मैंने नहीं किया वो कर रहा है। चलो कोई तो बन गया। तो वो पर कोई स्पेशलाइज्ड एरिया है जी, या? वो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और लोगों को हम कहते हैं कि क्योर जब आपका होता है वो साइकोसोमैटिक, बहुत सारी बीमारियां हमें सोच से हो जाती हैं, हाँ। कि हम जो सोचते हैं वो आपकी पीड़ा में तब्दील हो जाता है, तो इससे आई थिंक दे रियली क्योर अ लॉट ऑफ सच थिंग्स। अच्छा एक कॉम्बिनेशन है उसका कि वो मेडिकल डॉक्टर भी है और उसने एक ऑल्टरनेट साइंस भी अपने साथ जोड़ लिया है। मेरे डैडी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 7 साल की थी जब मैंने उन्हें खो दिया था, लेकिन आप मानेंगी नहीं कि उनकी मेमोरीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्लियर हैं। अगर आप मुझे पूछेंगी कि 2 साल पहले क्या हुआ, मुझे नहीं याद होगा, लेकिन मैं 4 साल की थी और डैडी के साथ क्या, ही ट्रीटेड मी लाइक अ प्रिंसेस। तो मुझे याद है कि दिल्ली में चली गई थी, मैं बहुत बिगड़ गई थी, बच्ची थी, तो डैडी मम्मी दोनों प्यार देते थे, तो जो काम करते हैं आपके, उनके यहाँ से कोई लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, वो गाली देते थे, तो मैं गालियाँ सीख के आई एक दिन, तो मेरे डैडी ने कहा इसको क्या हुआ, ये तो गाली दे रही है, तो ही सेंट मी टू दिल्ली मेरी बुआ के पास। ही सेड ये इसको सिखाएंगी, तो एक बुआ मुझे पढ़ाती थी, एक तैयार करती थी, एक मुझे थोड़ा फेमिनिन गुड मैनर्स सिखाती थी कि भाई क्या हो गई, टॉम बॉयज वाले नहीं गई आदत आपकी, लेकिन तो वो 3 बुआ मेरी अनमैरिड थी, तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा 3 साल टिल आई लॉस्ट माय डैड, एंड दैट वाज आई थिंक अ चेंजिंग डे फॉर मी। तो मतलब फिर आपने पढ़ाई दिल्ली में की वो 3 साल जब आप वहाँ थी? वो 3 साल पढ़ाई दिल्ली में की और मेरे देन आई लॉस्ट माय डैड। एक दिन फ़ोन आया कि मुझे लगा कि मेरे डैडी मेरे एनुअल फंक्शन पर आ रहे हैं, पर फ़ोन आया कि ही इज़ नॉट देयर। वो जो एक ज़िंदगी में मुझे शौक लगा कि डैड इज़ नॉट देयर, मुझे लगा कहीं धोखा हो गया मेरे साथ। बोले थे एनुअल फंक्शन पे आऊँगा और चले गए, एंड नेवर केम बैक, एंड आई थिंक दैट एज अ चाइल्ड आई नेवर फॉरगॉट, एंड सो आई थिंक आई ग्रू अप, जिसे कहते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी माँ की ले लेना, और लड़का हो गई घर का मैं, मेरा भाई तो बहुत ही छोटा था, एंड तो मैंने अपनी बुआ को कहा कि मुझे अब अपनी माँ के पास पंजाब जाना है, और फिर वापस पंजाब उसी स्कूल में गई कॉन्वेंट जहाँ से आई थी, और तब तक आदतें मेरी बिगड़ गई थी, सब बुआ करा रही हैं, तो मम्मा ने कहा अभी तुम्हें मेरा सहारा बनना है तो खुद पढ़ा करो। तो उसके बाद मैं शायद मम्मी का डैडी बन गई और मम्मी मेरी बेटी बन गई। वो रोल रिवर्सल हो गया फ्रॉम आई थिंक द 5th स्टैंडर्ड। यस, शायद इसीलिए आप अपनी मॉम के इतने क्लोज हैं, बिकॉज ज़्यादातर कहते हैं कि माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो थोड़ा झगड़ालू सा होता है, यू नो। तो हम बहुत झगड़ा भी करते हैं। मैं बहुत डांटती हूँ उन्हें। गोदी में ज़्यादा किस बात पे झगड़ा होता है? कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती, तो उन्हें हमेशा आई थिंक बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं सारी माँ, उनको लगता है कि अपना ख्याल नहीं रखती, ये ठीक से खाती नहीं है, और एक बार उनको बस छेड़ दो और वो शुरू हो जाती हैं कि ये नहीं किया, और डॉक्टर हैं तो 10 दवाइयाँ बता देती हैं कि ये नहीं खाया तुमने, ये नहीं खाया और वो नहीं किया, सो ऑल दैट। बट आई थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी माँ, उनको मैं मम्मी बुलाती भी नहीं, उन्हें परी बुलाती हूँ, और बिकॉज आई थिंक वो मेरी लाइफ की परी हैं, और बहुत मुझे लगता है एक अलग सी मम्मी आई मेरी लाइफ में। उनको आप कहेंगे कि शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे लगता है मैं हर चीज़ उनके साथ शेयर करती हूँ, चाहे दुखी हूँ चाहे खुश हूँ। एक फ़ोन करना बड़ा ज़रूरी होता है जहाँ पर भी मम्मी है कि आपको मैं शेयर कर लूँ,
और मम्मी लिखती थी और फेंक देती थी सब अपने पेजेस पंजाब में, क्योंकि कोई था ही नहीं, उनकी कंपनी अकेली थी। तो मैंने और मेरे भाई ने वो पेजेस कंपाइल किए और उनके बर्थडे पे उनकी 2 बुक्स रिलीज़ की हमने। और सो दैट वाज आवर गिफ्ट टू हर। और तब मालूम पड़ा कि मम्मा के अंदर कितना सारा टैलेंट था जो यूज़ ही नहीं हुआ। सो या दैट वाज इट्स मतलब आई थिंक वहीं से मैंने कहीं ना कुछ लिया। और सो दैट्स हाउ इट्स। जब आप एक्ट करती हैं, परफॉर्म करती हैं, तो आपको लगता है कि आप अपनी रियल ज़िंदगी से या अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ लेती हैं, उस कैरेक्टर में डालती हैं? आप जितना ऑब्जर्व करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आई थिंक एक्टिंग यही होती है कि आप कोई और किरदार बन जाते हैं। उस किरदार को आपको फील करना होता है और वो किरदार में आपका हिस्सा भी हो सकता है। उसमें कुछ ना कुछ तो दिव्या आएगी ही। तो वो दिव्या ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करती है। और जितने आप सेंसिटिव हैं, जितने आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो मरने का सीन करूँ तो मर ही जाऊंगी। लेकिन हाँ, उन चीज़ों को अगर आप मेथड एक्टर जैसे कहते हैं कि बहुत ये हमारे यहाँ होता है कि वो बहुत एक मेथड एक्टर है, मतलब आप मेथड एक्टर कहेंगे अपने आप को? मैं बिल्कुल मेथड एक्टर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मतलब मेहनत भी नहीं करती। स्पॉन्टेनियस जैसा फील होता है, आप जैसा फील होता है वैसा अपने इंस्टिंक्ट से जाती हो। बहुत मजा आ रहा है दिव्या आपसे बात करके। लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा मत, हम बात कर रहे हैं दिव्या दत्ता से। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में, और मैं हूं किरण जुनेजा। हाँ दिव्या, हम बात कर रहे थे फिल्मों के बारे में, लेकिन आप एक अनयूजुअल यूनिक एक्टर हैं जो कि रियल सिनेमा जिसे हम कहते हैं, या उसे आर्ट सिनेमा कहें, जो भी कहें, और एक कमर्शियल सिनेमा, आप दोनों टाइप के सिनेमाज में, दोनों टाइप की फिल्म्स में कास्ट होती हैं, अच्छे अच्छे रोल करती हैं और बहुत सारे अवार्ड्स जीतती हैं। तो ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप दोनों साइड में? जी, आई थिंक खुशकिस्मत रही उस मामले में कि कुछ चॉइसेस ऐसे करने को मिली जिनसे मेरी अपनी एक निश बन गई कि मुझे यही करना है। जब मैं आई थी तो सब कहते थे मनीषा कोइराला जैसी लगती है, तो मेरी कास्टिंग ही इसलिए होती थी कि लाइक अग्नि साक्षी की, तो उसमें इट वाज अ मल्टी स्टारर, तो उन्हें चाहिए थी मनीषा की छोटी बहन। और मुझे ढूंढ के निकाला गया कि वो एक नई लड़की आई है, वो बिल्कुल मनीषा जैसी दिखती है। तो ख़ास तौर पे तब बट मुझे 2 गाने मिलते थे और 5 सीन मिलते थे, और मुझे लगता था ये करने तो मैं नहीं आई हूँ, मुझे कुछ और करना है। और फिर मुझे ट्रेन टू पाकिस्तान मिली, और दैट इंट्रोड्यूस्ड मी टू द पैरेलल सिनेमा। वो फिल्म श्याम बेनेगल ने देखी और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे आकर मिलना है। तो श्याम बाबू ने कहा अच्छा चलो मिलने आना, और मैं ऐसे फिंगर्स क्रॉस गई कि श्याम बेनेगल के साथ ज़रूर काम करना है। और उन्होंने कहा कि मेरी फ़िल्म की कास्टिंग तो हो गई, लेकिन एक गाना है आइटम नंबर मेरी फिल्म में, ऐसे श्याम बेनेगल की फिल्म में आइटम नंबर ये तो अपने आप में मतलब एक कॉन्ट्रास्ट है। तो ही सेड बट तुम तैयार करोगी, तुम कोरियोग्राफ करोगी, और तुम ही एक ही 1 गो में करोगी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पर श्याम बेनेगल की फिल्म की और यहाँ पर यश जी की वीर ज़ारा की, सो इट बिकेम वेरी डिफरेंट सिनेमाज पैरेलली मेरे लिए, और वो होता गया। वेलकम टू सज्जनपुर थी ये फिल्म? वेलकम टू सज्जनपुर थी, सागर में हमने की थी समर, फिर उसके बाद बोस की थी मैंने बेनेगल के साथ, एंड अभी उनकी 2 फिल्में और कर रही हूँ। तो कितनी फिल्में? 5 या 6 फिल्में? 5 फिल्में श्याम बाबू की। वाह, दैट्स रियली नाइस। इसका मतलब आपका बिहेवियर सेट्स पे, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा रहता होगा कि एक डायरेक्टर आपको 5 बार कास्ट कर चुका है अलग अलग फिल्मों में। बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक एक बिहेवियर और एटीट्यूड एक आर्टिस्ट का सेट पे। आप इसको कितनी अहमियत देती हैं? एक डायरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मायने होता है कि आपका एक्टर बहुत इंटरेस्टेड हो वो करने में, डेडिकेटेड हो जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। तो वो मुझे बहुत, क्योंकि शौक़ रहा है करने का, तो मैं बहुत हिस्सा लेती हूँ उस चीज़ में। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन रहा है और वो होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत छोटी इंडस्ट्री है हमारी, सामने नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे से ज़रूर कहेंगे कि लेट आती है। तो वो बड़ी एक बुरी आदत है कि मैं शायद 5 मिनट पहले पहुँचती हूँ लेकिन लेट कभी नहीं होती। तो ये कुछ आते हैं जो शायद एक मेरा हिस्सा रही हैं, मुझे कुछ कोशिश करनी नहीं पड़ी उसकी। लेकिन यस, इस मामले में फॉर्चुनेट रही हूँ, चाहे वो यश जी हों, चाहे राकेश मेहरा हों, चाहे बेनेगल हो, सबके साथ मैंने बहुत बार काम किया है। सो इट्स बीन ग्रेट। बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। उनके बारे में कुछ बताइए। जो फर्स्ट अवार्ड आपने कौन सा जीता एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट?
फर्स्ट अवार्ड मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि जो पहला अवार्ड मुझे मिला वो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड था। तो स्मिता पाटिल मेरे लिए बहुत दो एक्ट्रेसेस मेरे लिए बहुत मायने रखती थी हमेशा, शबाना जी एंड स्मिता जी, एंड टू गेट दैट अवार्ड वाज वेरी वेरी स्पेशल। फिर मुझे वीर ज़ारा के लिए और शहीद मोहब्बत के लिए बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले एक साथ। जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं और आपको लगता है मैं ये भी नहीं बोलूँगा, मैं ये भी नहीं बोलूँगा, और चढ़कर जो आप इतना फुल ऑफ फीलिंग्स होते हैं, ग्रैटिट्यूड के शायद ये मोमेंट दोबारा आए नहीं आए, तो वो मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब आप वो ट्रॉफ़ी अपने हाथ में लेते हैं और आपके ही लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में और इतनी सारी फिल्में कर चुकी हैं और आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आप किसी फिल्म कैंप को बिलोंग नहीं करती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इससे पहले कि इसके बारे में कुछ कहूँ, मैं आपको मम्मी की एक पोइट्री सुनाती हूँ जो उन्होंने लिखी है और इसी पे ही अमल करती है वो। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ, कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊँगी, ज़िंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊँगी। तभी एक सितारा टूट जाता है मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है, फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। सो मुझे लगता है कि गॉडफादर हो या ना हो, अगर आपकी किस्मत में है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप में जोश है, जज्बा है कुछ करने का, तो थोड़ा शायद प्रोसेस स्लो ज़रूर होता है, लेकिन आप सितारों से बातें ज़रूर करते रहते हैं और वहाँ तक आसमान तक पहुँचते हैं। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो ये करियर मेरा ग्राफ रहा है वो बहुत ही उल्टा रहा है। आई थिंक आई एम डूइंग माई बेस्ट नाउ। 20 साल रहने के बाद जब मेरे साथी जो हैं, काफ़ी सारी लड़कियां शादी हो गई, काफ़ी लड़कियां चली गई, लेकिन मेरा अभी बेस्ट शुरू हुआ है बिकॉज़ मुझे मेरी तरह के रोल अब मिलने शुरू हुए पिछले 5-6 साल में। अच्छा ये बताइए, पर्सनल लाइफ के बारे में हमने बिल्कुल भी बात नहीं की। रोमांस, मैरिज, लव, अफेयर, हार्ट ब्रेक, मतलब ये सब आपके साथ भी हुआ होगा ना, इसके बारे में तो कुछ बताइए हमें। ऑफ कोर्स मैं नॉर्मल बंदी हूँ मेरे तो साथ फिर भी तो सब हुआ है। सो आई हैड मेरे शेयर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक्स, और आई थिंक जिसे कहते हैं ज़िंदगी में ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो होती है आपकी, जहाँ आप कुछ लोगों से मिलते हैं, फिर आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, फिर आप आगे हो लेते हैं। शादी मुझे लगता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर क्योंकि आप एक्टर हैं, कि आपका पार्टनर जो है वो आपको समझे, अपने आप में बहुत सिक्योर हो और आपको संभालने की क्षमता रखता हो। तो शादी जब मुझे सब पूछते हैं तो आई वुड लव टू गेट मैरिड, बट मुझे लगता है कि शादी से ज़्यादा ज़रूरी है एक कंपेनियनशिप होना। कि आप ऑलमोस्ट आई थिंक आप प्लान कर रही थी टू गेट मैरिड। आई वॉज, बट लेकिन वो इट डिडंट हैपन, कुछ चीज़ें गलत हो गई, इट डिडंट शेप अप, एंड उसका मुझे फिर ऑफ कोर्स इट वाज अ ह्यूज हार्ट ब्रेक, और उसके बाद फिर हार्ट ब्रेक, एंड देन वहाँ मेरा भाई बहुत काम आया, उसने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोथेरेपी से बहुत मदद की। आई थिंक ऐसे मामलों में ज़्यादातर ये हिप्नोथेरेपिस्ट अपने रिश्तेदारों को नहीं क्योर करते हैं, लेकिन आई रियली नीडेड दैट हेल्प, एंड आई थिंक हमारे एक्टर्स के बतौर आपके बहुत सारा मेंटल जो स्टेट होता है वो कभी बहुत खुश होते हैं आप, कभी थोड़ा लो हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को एक साथ जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो कई बार वो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ इतना सक्सेस, इतनी खुशी, फिर थोड़ा सा डाउनर, फिर आप अकेले होते हैं और आपको फिर भी मुस्कुराना होता है, तो बहुत मुश्किल काम होता है। आप हर एक, अगर आप मुझे पूछेंगी हाउ आर यू, मैं ये नहीं कहूँगी किरण जी मैं नहीं ठीक हूँ, मैं कहूँगी किरण जी आई एम फाइन। ये डाउन्स के बारे में बात कीजिए, बिकॉज हर, जैसे आपने कहा कि हर एक्टर की लाइफ में जी कहीं ना कहीं एक फेज़ आता है ऐसा जहाँ के हाथ में काम नहीं होता, एक बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अब मेरा क्या होगा। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा फेज़ कहीं कहीं आए होंगे जब आपके पास काम कम था या फील हुआ कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ। हाउ डिड यू हैंडल दैट? किरण जी मेरे केस में काम था हमेशा, लेकिन मेरी तरह का काम हो या ना हो वो मेरा लाइफ में स्ट्रगल रहा, क्योंकि हमेशा ज़िद में रही कि मुझे अपनी तरह का काम करना है। तो जैसे अभी वीर ज़ारा की, तो 1 साल मुझे वीर ज़ारा जैसे ही रोल्स आते रहे, इमोशनल, पंजाबी, चुलबुली, तो मुझे लगा कि मुझे एक ही सेट पर जाकर सेम चीज़ें नहीं करनी है, तो 1 साल मैंने काम ही नहीं किया, और मेरी माँ को लगा कि लड़की पागल है। साल मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत मुश्किल था। मना कर दिया आपने, लेकिन घर पे बैठना इज नॉट ईजी। हाँ, नॉट ईजी। और बड़े बड़े बैनर्स को मना करना, तो सबको लगता था कि ये क्यों मना कर रही है, वाई शी सेइंग नो, बिकॉज यू आर अर्निंग मनी, आप बिजी हैं,
आप काम कर रहे हैं, आप सर्कुलेशन में हैं, क्यों नहीं कर रहे? जब तक कि मुझे आई थिंक राकेश मेहरा का फ़ोन नहीं आया कि दिल्ली 6 में जलेबी का रोल है, सेंशोस रोल है और लोकल हॉटी है, तो मैंने उनसे सबसे पहले सवाल किया, आपने मुझे वीर ज़ारा टाइप का रोल क्यों नहीं ऑफर किया? ही सेज बिकॉज मुझे लगता है कि तुम अलग करने के काबिल हो, हाँ। कर सकती हो। वो मुझे उस चीज़ से इतनी खुशी मिली, और जब दिल्ली 6 रिलीज़ हुई तो खूब सारे अवार्ड्स मिले उस फिल्म के लिए, और उसके बाद सबने एक कतार लगा ली कि हॉट रोल है, सेक्सी रोल है, तो दिव्या को ज़रा बुला लो। तो मेरे लिए जर्नी ये रही कि मैं अलग अलग चीज़ें चुनने की कोशिश करूं, और उसमें लोज आते हैं आपके पास, और कुछ ऐसे टाइम भी आते हैं जब आप वैसे भी अकेले होते हैं, तो कोई शेयर करने को नहीं होता, लेकिन यू कम अप विद दीज थिंग्स। आप, मुझे लगता है मैं उल्टा गई। आपने कहा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मैं ज़िद में आ गई। तो मुझे प्लम्प कहा जाता था पहले कि गोलू मोलू है और पंजाबी हट्टी कट्टी। एंड एक बार मुझे याद है माधुरी ने मुझे आजा नाचला में कहा था कि तुम तो बड़ी स्वीट हो, थोड़ी पतली हो जाओगी तो और अच्छी लगोगी। तो वो मुझे ऐसा लगा खटका कि ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैंने तकरीबन आई थिंक 10-12 किलो कम किया, एंड शी मेट मी अगेन एंड शी सेड यू आर अ चेंज्ड गर्ल। आई सेड सो इट्स थैंक्स टू यू। एंड कुछ चीज़ें मुझे ज़िद में मैंने काफ़ी की। जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं कहा अब मैं ज़िद में, और ऐसा हुआ कि काम भी उतना सुंदर आना शुरू हो गया, बिकॉज आप फोकस हो जाते हैं, अपनी एनर्जीज कहीं और फोकस कर देते हैं। सो वर्क बिकेम बेटर। तो एक कोई मुझे रोल देने आया था वाइफ का, तो उसने कहा वेट अ मिनट, तुम तो पतली हो गई हो, तो तुम दूसरा रोल करोगी, वो बेटर है और अलग भी है। आई सेड ऑफ कोर्स। सो ऐसा होना शुरू हो गया। सो आई थिंक आप कहाँ चैनलाइज करते हैं अपनी एनर्जीज, आप कितना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तरीके अलग हैं, पहुँचना तो वहीं होता है। अब थोड़ा सा वापस जाएं अपने रूट्स पे। आप बच्चों को पसंद करती हैं? वुड यू लाइक टू हैव चिल्ड्रन? Of course I would love to have अच्छा, अगर लव टू, तो मतलब आज की ज़िंदगी में आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंशन लेते हैं? जब हम बड़े हो रहे थे तो मतलब हम बड़े ही हो गए, जैसे माँ बाप को इतना ध्यान नहीं देना पड़ा, ट्यूशन्स नहीं है, ये नहीं है, वो क्लास, ये क्लास, मतलब आजकल आपको लगता है कि बहुत चेंज हो गया है? और एंड इज़ इट फॉर द गुड और फॉर द बैड? आपको क्या लगता है? आई थिंक मुझे लगता है हम बहुत अच्छे वक्त में बड़े हुए। बहुत हल्का माहौल था, लेकिन फिर भी कंपटीशन हैज़ ऑलवेज बीन देयर। अब क्योंकि हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो यहाँ की पढ़ाई और दूसरे जगहों की पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। हालांकि स्कूल्स आर द सेम, लेकिन पेस ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे अगर आप नॉर्थ में होंगी तो थोड़ी सी आप जितना मर्जी बिजी हों, लेकिन आपको अपने लिए वक्त ज़रूर मिलता है। मेट्रोज़ में जब आप होते हैं तो जैसा आपने कहा कि भागदौड़ इतनी होती है, काम ख़त्म करने की डेडलाइंस इतनी होती हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कामकाजी लोग हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, आपकी डेडलाइंस ही नहीं ख़त्म होती हैं। सो बच्चों के लिए जो डेडलाइंस बना दी जाती हैं कि आपको ट्यूशन्स करनी है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, फिर पीयर प्रेशर होता है कि उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं। फिर अब इंडोर गेम्स बहुत शुरू हो गई, फिर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग। तो वो आउटडोर्स बहुत कम हो गए, लेकिन अब आउटडोर्स को भी करके रखना है, तो उसे भी बैलेंस करना। तो एक बच्चा बेचारा क्या क्या करेगा, बट दे हैव टू डू इट। बट इट डजंट मीन यू वुड नॉट वांट टू हैव दोस चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट दैट उनके साथ अब वो प्रेशर्स को, मैं अपनी सहेलियों को बहुत देखती हूँ, किसी फ्रेंड के घर जाऊंगी तो बाल भी नहीं बनाए, से तुमने क्या हाल किया है, शी सिंह तुझे बच्चे हो ना, फिर मालूम पड़ेगा ये क्या है यहाँ। एक को पढ़ा रही है, एक को खिला रही है। So she's like, I said you wanted kids ना? She says yes I wanted kids. तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिव्या दत्ता से। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक किरण जुनेजा के साथ, और हम बात कर रहे हैं दिव्या दत्ता से। तो दिव्या, ये बताइए कि हॉलीवुड की आपने कौन सी फिल्म की है, और फ्यूचर में कोई फिल्म्स हैं आपके पास? जी मैंने इरफान के साथ की हिस, जो कि जेनिफर लिंच ने डायरेक्ट की थी, और अभी एक फ़िल्म ख़त्म की होमलैंड, और इसके बाद एक और फिल्म करने वाली हूँ अगले साल जो जुलाई में शुरू होगी।
तो कैसा लग रहा है, मतलब उनका काम करने का तरीका और हमारे यहाँ काम करने का तरीका क्या बहुत अलग है? टाइम के बहुत पक्के हैं, मतलब अगर 4 बजे होमलैंड की शूटिंग कर रहे थे तो मुझे 4:30 का कॉल टाइम मिला, तो मुझे लगा कि मैं तो टाइम पर पहुंच जाऊंगी, बट 4:30 डजंट मीन 4:30। लेकिन जब मैं आई 4:30 सुबह में, तो देखा कि क्रू पूरा सेट पे था रेडी, एंड बाय 4:45 वी हैड फिनिश्ड वन शॉट। तो आई वाज बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि टाइम के हम बहुत पाबंद हैं, और एक जो टीम स्पिरिट है वो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। मतलब आप जब कुछ एक्टिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आप उनका शॉट बहुत अच्छा दे दें तो आपको एकदम दे ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस कि डू द शॉट, मुझे ये ऐसा दे दो, इतना पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए। सो ये 2 एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छे रहे इस काम पर। अगर आपको टेलीविज़न सीरियल की ऑफ़र आए, हॉलीवुड टेलीविज़न सीरियल की, तो आप करना पसंद करेंगे? क्योंकि इसका मायना है लंबा रोल, लेकिन आपको शायद वहाँ रहना पड़ेगा 6 महीने 8 महीने और काम करना पड़ेगा, बट इट्स ग्रेट एक्सपोजर, तो आप करना पसंद करेंगी? किरण जी, मैंने कभी लाइफ प्लान नहीं की तो क्योंकि मुझे लगता है सोचूंगी जब आएगा तो अगर कुछ आया और अच्छा लगा कि करना चाहिए तो तब की तब देखेंगे। लेकिन मतलब कुछ छोटा होगा तो आई ऑलवेज प्रेफर दैट, क्योंकि लिब्रन हूँ तो चाहती हूँ कि ज़िंदगी हमेशा बैलेंस में रहे। अच्छा, कुछ एरियाज हैं आपकी लाइफ के जो हमने कवर ही नहीं किए, मतलब जो चीज़ें आप करती हैं, एक तो आप गाती हैं, हाँ, तो गाना आपने प्रोफेशनली नहीं लिया, लेकिन तो भी आपने एक फिल्म के लिए गा चुकी हैं आप। मैं ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए गाया था, लेकिन किरण जी उसमें ना सिंगर नहीं चाहिए था, उसमें दे वांटेड समबडी जो एमेच्योर सिंगिंग करे, तो बहुत प्रोफेशनल सिंगर नहीं चाहा था। तो मुझसे उन्होंने बहुत पुरानी फिल्मों के गाने भी गवाए थे, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्डिंग की थी उनके लिए और बहुत मज़े आए थे। और छेड़ने के लिए वो लोग कान बंद कर लेते थे कि नाउ यू स्टार्ट सिंगिंग। हमारे कान बंद। अच्छा, चौक एंड डस्टर में आप अब एक गाना फिर से गाने जा रही हैं? नहीं, मैंने शाम बेनिगल के लिए गाना गाया है, उनकी फिल्म आ रही है एक जंग आज़ादी, उसके लिए गाना गाया है। चौक एंड डस्टर में मैं पहली बार नेगेटिव रोल कर रही हूँ, सो दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, तो सिंस आप गा चुकी हैं और एक 2 फिल्मों के लिए, एक अनप्रोफेशनल और एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल, तो थोड़ा सा तो हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल गाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ मुझे अच्छा साउंड कैसे कराएंगे बता? हम कर लेंगे। ओके, ओनली फॉर यू एंड फॉर ऑल दोस लवली पीपल वाचिंग इट। पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। पंजाबी गाना भी हो जाए। लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। वेरी नाइस। अच्छा, और अब आप एक किताब भी लिख रही हैं जी, तो ये राइटिंग का शौक कब पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? बचपन से ही सब, आई थिंक ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर एम्बेडेड होती हैं, तो कुछ ना कुछ लिखा करती थी, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती थी। और अब मैंने अखबार के लिए अपना एक वीकली कॉलम लिखती हूँ, और पहले हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती थी, अभी ट्रिब्यून के लिए लिखती हूँ। किस तरह के टॉपिक्स? जो मुझे कुछ भी छू जाता है मेरी ज़िंदगी में, आज आपसे बात कर रही हूँ तो आज का एक्सपीरियंस जो भी होगा, या कुछ हमारे हालात चल रहे हों उसके बारे में, जो चीज़ मुझे छू जाए और जो मुझे लगे कि इसके बारे में मुझे अपने रीडर्स के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए, तो मुझे लगा एक बहुत कमाल का मेरा बॉन्ड रीडर्स के साथ बन गया। मैं एक प्ले कर रही थी ओम जी के साथ, ओमपुरी के साथ, और हम लोग तुम्हारी अमृता जो है उसका पंजाबी वर्जन कर रही थी। और हम लोग चंडीगढ़ में थे, और एक परफॉर्मेंस के बाद एक औरत आई, तकरीबन 60 साल की थी, और ज़ोर से आके उन्होंने मुझे जप्पी मारी। तो मुझे लगा उन्हें परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी लगी, तो शी सेड थैंक यू वेरी मच फॉर योर राइट अप्स। तो आई सेड व्हाट? सो शी सेइंग ये परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन राइट अप्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने एक राइट अप में लिखा था कि अपने बेस्ट फ्रेंड खुद बनो। तो मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था, तो मैंने पहली बार अपने लिए अकेले छुट्टी मनाई। और पंजाब में ऐसे हालात नहीं है कि आप
अकेले हाँ, ही अकेले कई ही बार निकल चले जाए, जाते हैं। हाँ। शी सेड पहली बार मैंने अपने आप को एक छुट्टी दी और अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड बनी क्योंकि तुमने लिखा था, एंड थैंक यू सो मच, इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट हॉलीडेज। तो मुझे लगा एक कमाल का बॉन्ड है रीडर्स के साथ, जैसे एक्टर्स का बॉन्ड होता है एक्सप्रेस करके रोल्स के ज़रिए आप बॉन्ड करते हैं, वैसे अपने लेखन के ज़रिए आप अपने रीडर्स के साथ करते हैं बॉन्ड। तो फिर मैंने अभी एक नॉवल लिखना शुरू किया है और मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो भी आ जाएगा। लवली। तो देखिए, राइटर, सिंगर, एक्टर, डांसर, मतलब कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं। थोड़ी बहुत पेंटिंग भी कर लेती हैं क्या? मैं स्केचिंग करती हूँ। हाँ, देखा। आपको कैसे मालूम? आपको कैसे बस मालूम? मुझे मालूम था। अच्छा, ये बताइए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि लिखती हैं, एक्टर हैं, गाती भी हैं, सेंस ऑफ म्यूज़िक है, तो क्या कुछ अपनी स्क्रिप्ट फ्यूचर के लिए बना रही हैं, कुछ तैयार कर रही हैं कि मैं लिखूंगी और प्रोड्यूस करूंगी और डायरेक्ट करूंगी और म्यूज़िक थोड़ा कुछ उसमें दूंगी या शायद साथ में गाऊंगी भी? कुछ ऐसे प्लान्स हैं क्या? कि जी मुझे लगता है कि हर लम्हा जो अभी का है उसे खूब एंजॉय करना चाहिए और इसमें मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ कि अलग अलग चीज़ें करूँ वो कर रही हूँ, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो एड्स हों, चाहे फिल्में हों, चाहे लिखना हो। सो आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। और अभी ये रिकॉर्डिंग्स करके आई तो उसका एक अलग मज़ा आया। सो फ्यूचर नहीं प्लान कर पाती और मुझे लगता है कि अभी क्योंकि बहुत सारे अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे हैं तो बहुत ये टाइम है उस सब के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, वो कभी भी अच्छा वक्त लग सकता है कि हाँ कुछ अच्छा लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए और उन रोल्स को एंजॉय करना चाहिए जो कि मेरे रास्ते आ रहे हैं अभी, एंड साथ साथ ये चीज़ें एंजॉय करूँ और लिखती जाऊँ और एक्सप्रेस करती जाऊँ और गाती भी जाऊँ और मस्ती तो डांस वैसे मैं करती रहती हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर आप बहुत एथनिक कपड़े पहनती हैं, इंडियन एंड नाइस लवली कलर्स। तो वहाँ कहीं आप कुछ अपने कपड़े कुछ खुद डिज़ाइन भी करती हैं कुछ, क्योंकि ये बहुत पर्सनल टेस्ट लगता है मुझे। आप भी किरण जी, आई थिंक जो भी होता है वो अपना पर्सनल टच हमेशा आपकी रहती ही है। आपको भी मैंने देखा है, यू वेरी ग्लैमरस, लेकिन जो भी होता है आप एक हल्की सी एक आपकी खुद की टच होती है जो सिर्फ किरण जुनेजा टच होती है, एंड दैट एवरीवन लव्स। सो मेरी आई थिंक हैज़ बिकम एथनिक बिकॉज लोगों ने मुझे इंडियन में बहुत पसंद किया है, चाहे साड़ी हो चाहे कुछ भी इंडियन चीज़ें हों। लेकिन सो ऑफ कोर्स आपको खुद को मालूम होता है जब आप शीशे में देखते हैं कि मैं सिर्फ एक चीज़ कर रही हूँ कि वो मुझे सूट भी कर रही है, और अगर नहीं सूट कर रही तो उसे मैं ठीक कैसे करूँ या अपना स्टाइल बनाऊँ, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका अपना स्टाइल ईजाद ज़रूर होता है। सो आई थिंक आई now try wearing everything with a smile and carry it off as much as I can. नहीं, बट आप पे एथनिक क्लोथ्स बहुत अच्छे लगते हैं। Thank you. तो अब हम अपनी रैपिड फायर कर ले। Okay. सबसे पहले एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप जी नहीं सकते। Family. कॉफ़ी, फिल्म्स, बुक्स। Films. आपका फेवरेट टाइप ऑफ म्यूज़िक, रॉक, जैज़, क्लासिकल। Classical. 60s की फिल्मों में से अगर आपको कोई फिल्म करनी हो तो आप किसका हिस्सा बनना चाहेंगी? मुगले आज़म, गाइड, पड़ोसन, साहिब बीबी और गुलाम। बहुत मुश्किल बस गाइड। गाइड। बहुत कलरफुल रोल था गाइड में उनका, Beautiful role. बहुत अच्छा रोल था। आपका पर्सनल फैशन स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल, टी शर्ट, जीन्स, सेक्सी ब्लैक ड्रेस। Traditional. इनमें से आपका फेवरेट को स्टार, शाहरुख खान, फरहान अख्तर, वरुण धवन। हाथ खड़े. All three of them. बोलना पड़ेगा। अरे but all of them. बोलना पड़ेगा। I'll say Amitabh Bachchan. Doesn't answer my I love all of them. एक। Okay, शाहरुख खान. ओके। अकॉर्डिंग टू यू इनमें से बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? दीपिका पादुकोण, करीना, प्रियंका, विद्या बालन। I like Deepika. इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म, दिल्ली 6, वीर ज़ारा, भाग मिल्खा भाग, वेलकम टू सज्जनपुर। भाग मिल्खा भाग. 60s की हीरोइन जिसने आपको इंस्पायर किया हो, नरगिस, मधुबाला, वहीदा रहमान, नूतन। मधुबाला. अगर आपको हस्बैंड चूज़ करना हो तो इनमें से किसको चूज़ करेंगी? डॉक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन या फिल्म इंडस्ट्री से कोई? फिल्म इंडस्ट्री से कोई. ओके, डन. लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होती हम। Okay. हाँ, अभी आपको हमारे लिए इस डायरी में कुछ हमारे शो के बारे में लिखना होगा जी. एंड ऑफ कोर्स योर ऑटोग्राफ। तो मैं आऊँ, You आप get up, आती I get हैं? कोई भी नहीं, नॉर्मली यू गेट अप बट इट्स ओके। No, please. ये कब खींची? That was instant.
थैंक यू। अगर मैं शो पे बुलाई जाती तो सबसे मुश्किल काम मेरे लिए ये होता है। मेरी राइटिंग इतनी गंदी है। आप ये देख रहे होगे। नहीं, मेरी बहुत ही खराब है। कदम कभी डिगे नहीं। तो दिव्या, बहुत 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 मज़ा आया आज तुमसे बातें करके, और सोचते हैं कि हम मिलकर फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि मज़ा आ जाए। प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए आइए, बाहर भी गप्पे करते रहेंगे। जी, हम लोग। पेन मैंने आपका ले लिया। कोई बात नहीं। मैं तुषार कपूर, आपने मुझे कई फिल्मों में कई किरदारों में देखा है। ए ओ, लेकिन मेरी कोशिश कामयाबी तक कैसे पहुंची ये आपको दिखाई देगा इस शो में, जिसका नाम है कोशिश से कामयाबी तक। I was very confused. I think career-wise, I didn't know whether I wanted to be a pilot, whether I wanted to be a psychiatrist, whether I wanted to be an actor. देखना ना भूलिए कोशिश से कामयाबी तक, सिर्फ डीडी नेशनल पर।